डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेल्सन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के एक बड़े शहर इंडियानापोलिस में रहता हूँ और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा होनहार था। क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आया करते थे। मैं किताबों में खो जाया करता था। ऐसा लगता था मुझे जैसे किताबें ही मेरी ज़िंदगी हैं, और इसका एक कारण था मेरे दिमाग में छपी हुई वो कुछ लाइंस कि आपको कामयाब होने के लिए काबिल होना पड़ता है, और मैं काबिल बनना चाहता था। भले ही आपको कामयाबी ना मिले, अगर आप काबिल हैं एक ना एक दिन खुद ही वो कामयाबी आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप काबिल नहीं हैं, कामयाबी कुछ समय के लिए आपके पास रहेगी, उसके बाद आपसे दूर चली जाएगी। किस्मत तो हर किसी की चमकती है। ये काबिल इंसानों के बस की बात होती है कि किस्मत को वो कितना चमका पाते हैं, कितने लंबे समय के लिए चमका पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत कुछ समय के लिए चमकती है और कहते हैं मेरी बुरी किस्मत ने मेरी अच्छी किस्मत को मात दे दी। उनकी बुरी किस्मत ने अच्छी किस्मत को मात नहीं दी होती, उन्होंने अपनी अच्छी किस्मत को मात दी होती है। अगर आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? किस्मत भी खींचते खींचते आपको धरातल पर ले ही आती है। लेकिन अगर आप काबिल हैं, दुनिया की हर मुश्किल आपके सामने आ जाए, आपको रोकने की कोशिश करे, वो आपको रोक नहीं सकती। आपकी काबिलियत कहीं ना कहीं आपको फंसा ही देगी, और जब आप उस जगह फंस कर निकलेंगे तो बिल्कुल वो आपका उछाल होगा स्प्रिंग की तरह। जितना आपको दबाया जाएगा उतनी आपकी शक्ति इकट्ठी होती जाएगी, और जब उड़ने का समय आएगा आपकी उड़ान बहुत लंबी होगी। मैं इस पर यकीन करता हूँ। इसीलिए मैंने अपने माता पिता का घर जब मैं 18 साल का हुआ तभी छोड़ दिया था। मेरे माता पिता फ्लोरिडा में रहा करते थे और मैं वहाँ छोड़कर अब इंडियानापोलिस शहर में आ गया था। और इसके बाद किताबें पढ़ने का शौक़ मैं छोड़ नहीं पाया। मैं कई तरह के काम करना चाहता था। मैंने MBA किया था और उसके बाद मैं कोई अच्छा काम ढूंढ रहा था। काम तो सब मिल रहे थे, लेकिन आपकी काबिलियत के पार आपको पहुंचना ही पड़ता है। उन कामों में मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी किसी ने मुझे बताया था स्टॉक मार्केट में अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते। मैंने आजमाना शुरू कर दिया। लोग कहा करते थे कि स्टॉक मार्केट जुआ होता है, लेकिन जब मैं स्टॉक मार्केट में घुसा तब समझ में आया ये जुआ नहीं होता, ये समझदारी से खेलने वाला एक खेल होता है। इसमें लोगों के पैसे लगे होते हैं उन कंपनीज में जो आगे बढ़ रही हैं। पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारी मूर्खता हमारे पैसों को डुबाती है, हम नहीं डुबाते। और इसके बाद मैं ऐसे ट्रेडर्स से मिलने लगा जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे थे। तब मुझे समझ में आया कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आता और वो लॉस में जाते चले जाते हैं। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं। मैं सीखता गया। इसी के साथ मैं काम भी करता गया। वहाँ से पैसे कमाता और यहाँ पर लगाता, सीखता चला जाता। कभी कभी हार भी जाता, लेकिन हार में भी आपकी जीत होती है। और धीरे धीरे मुझे जब ये समझना शुरू हो गया कैसे पैसे कमाए जाते हैं, मुझे और कोई काम पसंद नहीं आ रहा था। इसमें पैसे कमाने मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान से हो गए थे। वो बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, अगर आप काबिल हैं तो कामयाब हो ही जाएंगे। मैं किताबें पढ़ने में इतना ज़्यादा काबिल हो चुका था कि जो भी किताबों में होता घोलकर दिमाग तक पहुंचा देता। अब स्टॉक मार्केट में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे लॉस से भी आगे निकलकर हमें प्रॉफिट होता है, मैं सीख चुका था। और पैसों को कैसे डबल करना है ये सबसे आसान मुझे लग रहा था। मैंने 2 साल बाद काम को छोड़ दिया, क्योंकि जितने काम से मुझे पैसे मिलते थे उनसे ज़्यादा मैं स्टॉक मार्केट से कमा लेता था। धीरे धीरे मेरी काबिलियत मुझे कामयाबी की तरफ ले जाती रही। मैं किसी समय
कम पैसों में गुजारा किया करता था और सोचा करता था किसी काम में मेरा मन लगेगा। अब लगने लगा था। मैं बहुत खुश रहने लगा था। सच बताऊं, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी मिली ही नहीं थी। सारा दिन मैं ट्रेडिंग करता, कभी करेंसी में, कभी स्टॉक मार्केट में, कभी कभी मैं दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाना शुरू कर चुका था। पूरा का पूरा दिन मैं इसी तरह गुजार देता। सामने लैपटॉप खोलता और पैसे लगाना शुरू कर देता। कभी हारता, कभी जीतता, लेकिन मेरे पैसे बढ़ते ही चले जाते और उन्हें खर्च करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरी एक आदत बदल सी गई थी। वो थी दिन के वक्त बाहर निकलना। जब भी मैं दिन के वक्त बाहर निकलता, धूप आंखों में चुभने लगती। इसीलिए मैं घर में वापस आ जाता। और जब आप घर में बैठे हों और सोने की आपको आदत ना हो, क्या करेंगे आप? जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो करेंगे। मैं किताबें पढ़ता, लैपटॉप में ट्रेडिंग करने लगता, कमाई करता और उसके बाद घूमने फिरने का शौक़ में रखा करता था। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पूरी तरह से घूमना चाहता था, हर एक इलाका देखना चाहता था। ये काम मैंने शुरू कर दिया। लेकिन दिन के वक्त मैं सफ़र करता और रात को मैं घूमता। मुझे रात का पक्षी कहने लगे थे मेरे दोस्त। मुझे कुछ लोग उल्लू कहते थे क्योंकि मैं रात को जागा करता था, दिन के वक्त काम किया करता, बीच में शाम को सो जाया करता और रात के वक्त उठकर घूमा करता। अब ट्रेडिंग में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे और आपको तो पता है, जितने ज़्यादा पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं उतने ही ज़्यादा कमा पाते हैं। इस तरह मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, यानी कि मेरे पास रखे वो पैसे जिसको मैं इन्वेस्ट कर रहा था। इस तरह मैंने सोचा अब घर बनाने का समय आ गया है। कोई ऐसा घर मुझे लेना होगा जो मेरे लिए अच्छा हो। शांत जगह पर मुझे घर चाहिए और यहाँ पर कई ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। वहाँ पर तो मैं घर लेना नहीं चाहूँगा। शहर के बीच तो कभी भी नहीं। मुझे कोई ऐसी स्ट्रीट चाहिए जो शहर के बाहर हो। तो मैंने घर ढूंढने शुरू कर दिए। अब मेरे पास डाउन पेमेंट के भी पैसे थे। भले ही मैं कैश में घर खरीद सकता था, इतने पैसे मेरे साथ थे, लेकिन अगर घर के लिए लोन लेना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह मैं ढूंढना शुरू हो गया घर। अलग अलग जगह पर मैं भटकता गया। कभी घर ज़्यादा महंगा होता और मैं इतने ज़्यादा पैसे वहाँ पर लगाना नहीं चाहता। कहीं पर घर बना ही अच्छा नहीं होता, कहीं पर शोर शराबा ज़्यादा होता और कहीं पर सड़क के पास होने के कारण छोटी छोटी आवाज़ें मुझे तंग कर सकती थी। मैं दिन के वक्त सोने वाला इंसान हूँ, रात के वक्त जागने वाला। इसीलिए मुझे दिन के वक्त शांति चाहिए। और इस तरह घूमते घूमते मैं एक ऐसी स्ट्रीट में पहुँचा था जहाँ बाहर लगा बोर्ड देख मेरी आंखें चमक गई। फॉर सेल का वो बड़ा सा बोर्ड, यानी कि यहाँ पर घर बिकाऊ है। मैंने उस तरफ गाड़ी घुमा ली और जैसे ही मैं उस स्ट्रीट के अंदर गया, हैरानी का सबब था, वहाँ पेड़ इतने ज़्यादा थे। घरों के बाहर लोगों ने पेड़ लगा रखे थे और ये गुफा की तरह सड़क थी। ऊपर से पेड़ों ने घेर रखी थी। हर घर के आसपास कुल 8 से 10 पेड़ थे। वो बड़े बड़े ऊंचे पेड़ जिन्होंने उन घरों को भी ढक रखा था। यहाँ पत्ते बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अंधेरा भी था। दोपहर के वक्त ही यहाँ पर कम रोशनी थी। जैसे इन लोगों ने पेड़ों को लगाया ही ऐसे हो, इन्हें भी शायद शांति पसंद है। बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था और कई जगह पेड़ इतने ज़्यादा घने कि वहाँ पर छाँव ज़्यादा और अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। मैं घूमता गया। कई जगह पर फॉर सेल के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन अब मैं ढूंढ रहा था कौन सा घर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। घूमता घूमता मैं उस स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे वाली साइड में पहुंचा और वहां पर एक बड़ा सा घर था। उसे देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा ये बिल्कुल मेरे सपनों का घर है। वो 3 मंजिला घर था जिसके आगे पूल भी बना हुआ था। प्राइवेट पूल मिल रहा है, पीछे छोटी सी पहाड़ी भी है और उस तरफ भी ये इलाका कवर किया हुआ है, यानी कि घर के साथ मिलेगा। इससे ज़्यादा अच्छी डील मिल ही नहीं सकती। बस मुझे मालिक से बात करनी होगी। वहाँ सड़क के आसपास घूमते हुए कई लोग मुझे दिखे थे। हर कोई मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं गाड़ी धीमी चला रहा था ताकि देख पाऊँ कौन सा घर बिकाऊ है, कौन सा नहीं। वहाँ पर कई लड़कियाँ भी उस सड़क के आसपास से गुजर रही थीं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैं अपनी तरफ देखता, यार इतना हैंडसम तो हूँ नहीं, आज तो हर लड़की देखकर मुस्कुरा रही है। मुझे तो लगता है इस स्ट्रीट में मुझे घर ले लेना चाहिए, शायद मेरा घर भी बस जाए।
ये सोचते सोचते उस घर तक पहुंचा था और वो बोर्ड के नीचे एक नंबर दिया हुआ था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से वो नंबर लगाया। जैसे ही मैंने उस नंबर को लगाया था, सामने से आवाज़ आई, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फॉर सेल का ये बोर्ड भी बहुत ज़्यादा पुराना होगा। अरे यार, यही वाला घर तो मुझे पसंद था। आखिर अब इसके मालिक से बात कैसे करूं? मैं गाड़ी से उतर गया था, इधर उधर घूम रहा था ताकि देख पाऊं कौन इसका मालिक है। तभी एक 50 साल का आदमी धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया। वो मुझसे पूछने लगा, तुमने फ़ोन लगाया था? और मैं हैरान सा हो गया। मैंने फ़ोन तो लगाया था, लेकिन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। तब वो हंसते हुए कहने लगा, मेरा बेटा बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। उसने रिंगटोन लगा रखी है कि ये नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वाली। तो मुझे पता था कोई ना कोई घर देखने के लिए आया ही होगा। इस नंबर पर फ़ोन नहीं आते, जब फ़ोन आते हैं कोई ना कोई घर देखने के लिए आया हुआ होता है। मैं पास में ही रहता हूँ, वहाँ से चलकर सीधा इधर आ गया और तुम्हारी गाड़ी लगी देखी तो मैं घूमता हुआ देखा। मैं समझ गया था तुम घर देखने के लिए आए हुए हो। वो मेरे साथ बातें करने लगा और मुझे घर दिखाने लगा। जब मैंने वो घर अंदर से देखा, वहाँ बहुत सारे पत्ते घर के अंदर घुसे हुए थे। पूल में भी पत्ते ही पत्ते थे और पूरा घर अंदर से गंदा ज़रूर लग रहा था। फिर भी काफ़ी सामान वहाँ पर पड़ा था जो कपड़े से ढका हुआ था। घर का डिज़ाइन अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसा आलीशान घर अगर मुझे मिल जाए बहुत खुशी होगी। इसके बाद मैं उस आदमी के साथ मोल भाव करने लगा। पहले तो वो कीमत ज़्यादा बता रहा था क्योंकि उसे भी पता था ऐसा घर काफ़ी महंगा होता है, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि उसने ये घर काफ़ी सस्ते में बनवाया था। इसके बाद मैं भी ज़िद पर अड़ गया, मुझे ये घर सस्ते में चाहिए। उसे घर बेचना था, वो मजबूर लग रहा था और इसका फ़ायदा उठाकर मैं उस पर दबाव बनाने लगा कि मुझे इतने रेट में घर चाहिए। अगर आप देने को तैयार हो तो ठीक है, इस घर में प्रॉब्लम भी है, मुझे वो भी तो ठीक करवानी होगी। वो मान नहीं रहा था। बहुत कम का फ़र्क था, लेकिन मैं भी इस घर को खरीदना चाहता था, वो भी इस घर को बेचना चाहता था। अंत में बात इस पर फंसी कि तुम यहाँ पर 30 दिन रह कर देखो, तुम्हें ये घर पसंद आएगा। अब मुझे वो मुफ्त में ही इस घर में रहने देना चाहता था। मैंने उससे कह दिया, फिर सफाई मैं नहीं करवाऊंगा, आपको सफाई खुद करवानी होगी, उसके बाद मैं यहाँ रहना शुरू कर दूंगा। अगर ये घर सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। और मान गया मैं। जितने में वो कह रहा था उतने में मान गया। फ़र्क बस कुछ हज़ार का ही था। दोनों में डील हो गई। पहले तो मैं 30 दिन यहाँ पर रहने वाला था और मैंने अपना सारा सामान भी मंगवा लिया। ये शाम के 6 बजे का वक्त था और मुझसे मिलने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पूरी की पूरी स्ट्रीट बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई थी। हर कोई मुझसे आके हाथ मिला रहा था और वो आदमी भी सबको बताए जा रहा था, ये घर के नए मालिक हैं, ये घर के नए मालिक हैं। मैं कहता रहता, अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है, 30 दिनों के लिए रहूँगा, ज़्यादा अच्छा लगा उसके बाद डील हो जाएगी। लेकिन इस समय मैं खुद को मालिक नहीं कह सकता, मैंने कोई पेमेंट तक नहीं की है। लेकिन वो आदमी भी बहुत अच्छा था। अब तुम मालिक बन चुके हो, मुझे पता है ये घर तुम्हें नापसंद आ ही नहीं सकता, तुम्हारी आंखें पढ़ ली मैंने, इससे अच्छा घर तुम्हें मिल ही नहीं सकता। आओ तुम्हें अपने घर भी लेकर चलूँ। उसने मुझे अपना घर भी दिखाया था। काफ़ी आगे जाकर उसका घर भी बना हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। लेकिन यहाँ कई घरों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये घर बहुत पुराने हैं, वहाँ पर कोई पेंट नहीं हुआ था। मैंने उससे कहा, यहाँ लोग पेंट कम ही करवाते हैं, बहुत कम घर देखे जहाँ पर पेंट हुआ था। हर घर पुराना सा लग रहा था, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और ये पेड़ इस तरह से छाँव किए हुए हैं जैसे ये कोई जंगली सा इलाका हो। वो कहने लगा, सबको यहाँ कुदरत बहुत ज़्यादा पसंद है, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। हर किसी ने पेड़ लगा रखे हैं, लोगों को जंगलों में रहना पसंद है, इसीलिए पूरे इलाके को जंगल जैसा बना लिया है। अगर कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर से निकले उसे लगेगा यहाँ पर कोई स्ट्रीट है ही नहीं, घर है ही नहीं। इस तरह से यहाँ पेड़ लगाए हुए थे। हम दोनों ने बातें की थी। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, खाने पीने की हर चीज़ मेरे लिए लेकर आई। यहाँ हर कोई अच्छे से बात कर रहा था। इसके बाद मैंने सारा सामान जो ट्रक में लोड था उतरवाया, सेट करवाया और वक्त रात के 8 बजे का हो गया था। इसके बाद मुझे रात को ही तो जागने का शौक़ है, तो मैंने सोचा यहाँ घूमता हूँ फिरता हूँ, उसके बाद घर में वापस आ जाऊँगा। 8 बजे
मैंने बाहर वाली उस गली पर घूमना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ चले जा रहा था और जो भी मुझे मिल रहा था मेरे बारे में पूछ रहा था। तुम वहाँ पीछे वाले घर में आए हो? जैसे पूरे के पूरे स्ट्रीट में ये बात फैल गई थी कि मैंने नया घर लिया है। और मुझसे वो ये भी पूछते तुम काम क्या करते हो। मैंने हर किसी को बताया मैं ट्रेडिंग करता हूँ, दिन के वक्त ट्रेडिंग करता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता, मुझे रात के वक्त निकलना पसंद है। और जैसे यहाँ हर किसी को यही शौक था। उन्हें शहर पसंद नहीं था, शोर शराबा पसंद नहीं था। इस तरह चलते चलते मैंने कई लोगों से दोस्ती भी कर ली। 9 बजे के वक्त मैं वापस आ रहा था और वहाँ पर 3-4 लड़कियों का टोला एक तरफ खड़ा जैसे कुछ लोगों को छेड़ रही थी। वो लड़कों को छेड़ रहे थे। मैंने देखा वहाँ कुछ लड़के रनिंग कर रहे थे। जैसे ही लड़के उनके करीब से निकलते वो लड़कियाँ उन्हें छेड़ने लगती और वो लड़के भी शर्माकर वहाँ से चले जाते। अब इस तरह मैं लड़कियों से डरने वाला नहीं। मैं जैसे ही उन लड़कियों के करीब गया वो कुछ तंज से मुझ पर कस रही थी, लेकिन ये तंज भी ज़्यादा बुरे नहीं थे। कोई तो मुझे बॉडी बिल्डर कह रही थी, कोई कह रही थी ए हैंडसम किधर जा रहे हो, जानबूझकर जैसे मुझ पर तंज कसे जा रहे थे। अगर इसी तरह लड़कों का झुंड खड़ा होता और किसी लड़की पर तंज कसे जाते, अब तक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए होते। लेकिन ये लड़कियां हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। वहां पर मैं रुक गया और उन्हें देखकर कहने लगा, देखो तुम लड़कों को छेड़ रही हो। तो वो मजाक में कहने लगी, अब करें क्या, घर जाने का वक्त नहीं हुआ है, 10 बजे तक हम घूमती हैं, आज तो सारे क्लब भी बंद हैं, तो हमने सोचा यहीं पर खड़ी हो जाती हैं और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। मैंने उन्हें रोका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी 3 लड़कियां तो पीछे की तरफ भाग गईं। उन्होंने कहा हमें घर में काम है, लेकिन एक मुझसे बहस सी करने लगी थी, तुम्हें क्या, तुम तो यहाँ पर नए हो ना। मैंने कहा नया हूँ तो क्या हुआ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, अब से यहीं पर रहूँगा, दोबारा ऐसे किसी को छेड़ने की कोशिश मत करना। वो मुझसे बहस करती रही और मैं उसे रोकता रहा। कब बहस आम बातों में बदल गई पता नहीं चला। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। उसका नाम पूछा मैंने, उसका नाम लिप्सी था। लिप्सी अब बातों बातों के साथ मेरे साथ सैर करने लगी। वो मेरे साथ थी। हम चलते चलते कभी आगे तक जाते, कभी इधर तक जाते और अंत में मेरे घर तक आई थी। वो मुझसे कह रही थी, तुमने ये घर लिया है? मैंने कहा हाँ। तो वो थोड़ा सा घबराने लगी थी। वो मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले घर की तरफ देखे जा रही थी। बार बार उसकी नज़रें उस घर पर टिक जाती और फिर मेरी तरफ देखती। अपने गले में वो घूंट सा भरती और कहती, ध्यान रखना थोड़ा, कल मिलेंगे। फिर वो कोई और बात करने लगती और फिर उसके ज़बान से ये शब्द निकलते, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। जब 2-3 बार मैंने ये शब्द उसके मुंह से सुने तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे पूछ लिया, क्या गड़बड़ है उस घर में? तो वो डरती डरती कहने लगी, ऊंची आवाज़ में बात मत करो, वो सुन लेगा। मैंने कहा वो सुन लेगा मतलब कौन सुन लेगा? उसने कहा वो देखो खिड़की पर पर्दा लगा हुआ है ना। मैंने कहा हाँ। देखो एक तरफ पर्दा मुड़ा हुआ है ना। मैंने कहा हाँ। उसके नीचे आंख दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। कौन है वो जो इस तरह से छिपकर देख रहा है? उसने कहा ये एक बूढ़ा आदमी है और यहाँ सबका मानना है वो एक पिशाच है जो लोगों का खून चूसता है, उससे बचकर रहना। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया था और मुझे अलविदा कहकर वो भी चल पड़ी। वो अपने घर की तरफ जा रही थी। मेरे घर से 20-25 घरों की दूरी पर वो लड़की रहती थी, लेकिन मेरे सामने वाले घर में जो रहता था उससे मुझे डरने की ज़रूरत थी। इसके बाद एक और आदमी चलता हुआ मेरी तरफ आया। मैं सामने वाले घर की तरफ देख रहा था और डर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा कैसे वो पास से चलता हुआ आदमी मेरे करीब आ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, ध्यान रखना, उस तरफ जाने की कोशिश मत करना। तुम वो नए लड़के हो ना जो यहाँ पर रहने के लिए आया है, जिसने ये घर खरीदा है? मैंने कहा हाँ हाँ, अभी खरीदा नहीं है, खरीदने वाला हूँ। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वो सामने वाले घर में जाने की कोशिश मत करना, उससे थोड़ा दूर रहना। सबको पता है वहाँ पर एक पिशाच रहता है, उसकी उम्र 60 से 70 साल होगी। हर कोई उससे दूर रहता है, कोई उससे बात करने की कोशिश नहीं करता।
जब वो घर से निकलता है ना, हम घरों में दुबक जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ध्यान रखना, जब वो घर से बाहर निकले अपने घर में दुबक जाना, उससे बात मत करना, वो बातों में बहका देता है और उसके बाद अपने घर में लेकर जाता है, और जो उसके घर में जाता है बाहर नहीं निकल पाता। मैंने उसको कहा था, अगर ऐसा है उसने लोगों को मारा है, पुलिस में कंप्लेंट करो, पुलिस यहाँ चेक करेगी। उसने कहा, पुलिस कई बार आ चुकी है, कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, अंदर कोई नहीं मिलता, यह घर में ही गायब हो जाता है। यहाँ जितने भी कमरे हैं हर कमरे में चेकिंग की जा चुकी है, किसी और ने इसे नहीं देखा। तुम्हें नज़र आ रही है ना वो आँख? मैंने कहा, हाँ। ध्यान से देखना, थोड़ा पर्दा बंद भी होगा, कोई तो अंदर है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आएगी उसके बाद ये किसी को नहीं मिलेगा, ये गायब ही हो जाता है, जैसे पिशाच है ये, पिशाच। तो मैंने उससे कहा, अगर ये पिशाच है तो हम सब रात को यहाँ बाहर नहीं घूम सकते, ये हम पर हमला कर सकता है। उसने कहा, नहीं नहीं, इन पेड़ों को देखो, ये जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ हैं, इनसे छनकर जो रोशनी आती है वो रात के वक्त नहीं आती, इसीलिए ये रात को निकल नहीं सकता। ये अजीब सा पिशाच है, हर पिशाच धूप से बचता है और माना गया है ये दिन के वक्त निकलता है, और दिन के वक्त कोई भी बाहर इसके आसपास नहीं जाता। कभी देखना बाहर की तरफ, जब ये घर से बाहर निकलेगा इसके पास हथियार होंगे, अजीब अजीब हथियार लेकर निकलता है, और अगर इसके करीब तुम दिन के वक्त गए ये हथियारों से हमला कर देगा, तुम्हें काट कर यहीं फेंक देगा। गलती से भी इसके सामने मत आ जाना दिन के वक्त, रात के वक्त ये बाहर नहीं निकलता, इसलिए रात के वक्त हम बचे हुए होते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग रात को सैर करते हैं, ये रात को नहीं निकलता। ध्यान रखना, जब रोशनी निकलेगी ना घर से बाहर मत निकलना। उसकी बातों ने मुझे डरा सा दिया था। मैं भागकर अपने घर के अंदर चला गया और एक खिड़की से उस तरफ देखता रहा। सच में वो पर्दा हिल रहा था, सच में परछाई बन रही थी पर्दे पर, अंदर से एक तरफ लाइट पड़ रही होगी, कोई इधर उधर घूम रहा था। ये कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था, थोड़ा सा झुक कर भी चलता। इस तरह मुझे डर लगने लगा था, लेकिन रात को ही तो मैं जागता हूँ, अब क्या करूँ पूरी रात। 12 बजे से 1 बजे तक मुझे नींद आ गई थी और सुबह 7 बजे मैं उठा। रोशनी हो चुकी थी और सबसे पहला ख्याल दिमाग में यही आया था, दिन के वक्त यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता। उनका मानना है अगर बाहर निकलना है तो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकलो, यहाँ चलकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो पर्दा हटाया, सामने देखने की कोशिश की और मेरी किस्मत थी ये, सच में उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। अजीब से कपड़े पहन रखे थे और हाथ में हथियार, एक हाथ में चाकू था, उसके पास बंदूक भी थी जो उसकी कमर में टंगी हुई थी। इसी के साथ एक हाथ में तलवार सी पकड़ी हुई थी, तेज धार थी वो, और मैं घबरा कर अंदर ही सिमट गया था। उसके बाद वो चलता हुआ मेरे घर के करीब आया और उसने तलवार दिखाई, 2-3 गालियां दी, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ गया। मैं डर सा रहा था, तलवार दिखाता हुआ, चाकू दिखाता हुआ वो आसपास के घरों में धमकियां देता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे डर था ये कैसा पिशाच है जो दिन के वक्त बाहर निकलता है और लोगों को मार डालता है। दिन के वक्त लोग बाहर निकलने से डरते थे इस जगह के। मैं अब सोच रहा था क्या यहाँ पर घर लूँ, यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। पूरा दिन अब मुझे ट्रेडिंग करनी थी। जब मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ ना तो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, मुझे ध्यान रहता है पैसा कमाने की तरफ। और सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुई उसके बाद मैं ट्रेडिंग करने लगा। उसके बाद दोपहर तक मार्केट बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं करेंसी ट्रेडिंग करने लगा। इस तरह शाम के 6 बज गए थे और 6 बजे मुझे सोने की आदत है और मैं सो गया। 8 बजे अंधेरा हो चुका था तो मैं उठा था। अब घूमने का समय है, क्योंकि रात को तो वो पिशाच निकलता नहीं। अब लोगों से बात करूंगा, क्योंकि कल से मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लोगों से बात करूंगा तब मन को शांति मिलेगी। जैसे ही मैं बाहर निकला सामने लिप्सी खड़ी थी, वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया वो घर की तरफ घूरे जा रही थी। उस घर की पहली मंजिल पर
वो बूढ़ा आदमी अब पर्दा लगाए हुए बाहर नहीं देख रहा था, बल्कि खिड़की से नीचे की तरफ झांके जा रहा था। देखते ही डर लग रहा था और लिप्सी ने कहा, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो, जल्दी करो, हमें इस घर से दूर निकलना होगा, फिर बात करते हैं, मुझे डर लग रहा है। अब हम उस घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। तब लिप्सी अपने बारे में मुझे बताती रही, लेकिन मुझे उस घर से डर लग रहा था, तो बात घुमाकर मैं हर बार उस घर की तरफ ले आता। आखिर वो पिशाच कब से रह रहा है? वो थोड़ी थोड़ी जानकारी देती, लेकिन बात बदलने की कोशिश करती। मैं अंत में एक जगह जम गया और कहने लगा, मुझे उस घर के बारे में जानना है, मुझे और चीज़ों के बारे में नहीं जानना। तो वो गुस्से में आ गई, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? घर में जाकर पिशाच से ही बात करो। तो मैं बताया तो है, मुझे डर लगता है उससे, तुम बार बार पूछे जा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। मैंने उससे कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर वो पिशाच यहाँ हमारे पीछे आ भी गया तो मैं उसका सामना करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब वो मुस्कुराई थी और कहने लगी थी, ऐसा क्यों? मेरे लिए मरने को तैयार हो, ऐसा क्यों? मैं अब उससे क्या कहता? मैं तो बस उसे खुश करने के लिए कह रहा था ताकि वो डरे ना। लेकिन उसकी शर्माती हुई मुस्कान ने मुझे साफ साफ बयां कर दिया था आखिर उसके दिल में क्या है। तो मैं भी अब उससे प्यार भरी बातें करने लगा। अब मैं उस घर के बारे में बात नहीं कर रहा था, सच में उसके बारे में जानने की इच्छा सी जाग गई थी। घूमते रहे हम, और जैसे ही घूमते घूमते मेरे घर की तरफ आने लगे, फिर से मेरा ध्यान उस घर की तरफ पड़ा। अब लिप्सी को मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। वो मुझसे उस घर के बारे में बात करना चाहती थी। देखो वो पिशाच कब से आया हुआ है, यहीं पर रहता है, कई लोगों को गायब कर चुका है। यहाँ पर कई लोग रहा करते थे, शाम को मिला करते थे, हम बातें किया करते, लेकिन उसने कई लोगों को मारा और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। कई लोगों ने यहाँ घर छोड़ दिए इसी डर में कि वो सबको मार ना दे। और तुम भी अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, क्या यह सच हो सकता है? पिशाच सच नहीं होते, वो कोई ऐसा इंसान है जो पिशाच बनने का दिखावा कर रहा है और लोगों को मार रहा है। हमें उसके बारे में सच्चाई जाननी होगी। ये सुनते ही वो घबरा सी गई थी। सच्चाई जाननी होगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैं उसके बारे में सच जानना चाहता हूँ। सच में ऐसी रहस्यमय चीज़ें जानने में मज़ा बहुत आता है। तुम्हें भी बस कहानियों के बारे में पता होगा। उसने कहा, हाँ मैंने भी सुना है, कभी देखा नहीं। मैंने कभी कभी उसे देखा है दिन के वक्त जाते हुए, लेकिन तब मैं दुबक जाती हूँ। मेरे पिता कहा करते हैं कि वो पिशाच है। मैंने कभी उसे बुरा कुछ करते हुए देखा नहीं। क्या तुम्हें भी लगता है वो पिशाच नहीं, बस साधारण इंसान है? उसके घर में कोई रहस्य है? मैंने कहा, हाँ, हम इस रहस्य को सुलझा क्यों नहीं देते? हम तो इस पूरी की पूरी स्ट्रीट के हीरो बन जाएंगे ना। दिन के वक्त निकलने से लोग डरते हैं, जब उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी हर कोई यहाँ घूमा करेगा। और दिन के वक्त भी हम घूमा करेंगे, रात के वक्त भी घूमा करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लिप्सी बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझ पर यकीन करो, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। पहली बार कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त बना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा था, लेकिन मैं भी उससे प्यार करने लगा था। ये मैं उसे अभी बताना नहीं चाहता था, ये मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। इस तरह उसका हाथ पकड़े हुए मुझे भी सच में दिल में अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन उसे हाथ पकड़े खींचते खींचते छिपते छिपते उस पिशाच के घर के पास वाले पेड़ के पीछे खड़े हो गए थे। हम दोनों उस घर की तरफ देखे जा रहे। उस घर के अंदर चलने की आवाज़ें आ रही थी, पर्दों पर परछाइयाँ बन रही थी। वो घर के अंदर ही था। हमने सोचा धीरे धीरे से खिसक कर घर के अंदर जाते हैं। अब हमने वो गेट खोला, धीरे से गेट को खोला, लेकिन हल्की सी आवाज़ आ गई, और जैसे ही वो आवाज़ आई वो घर के अंदर चौकन्ना सा हो गया था। हमने जल्दी से वो गेट को बंद कर दिया। जैसे ही हमने गेट को बंद किया, वो एक पर्दे के करीब आया था। पर्दा थोड़ा सा हटाया था और आंख बाहर निकाल कर देख रहा था। उसने देखा कि ये गेट हिला तो था, कोई अंदर तो नहीं आया। उसने इधर उधर झांका। जब उसे तसल्ली हो गई 15 मिनट तक, फिर वो अंदर गया और अपना काम करने लगा।
अंदर से जैसे चाकू चलाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मांस को काट रहा हो। लिप्सी ने बताया था उसके पिता कहते हैं कि जितने भी लोग वहां अंदर गायब हुए हैं किसी का शरीर तक ना मिला, जैसे वो हर किसी को काट कर खा जाता हो, हड्डियां भी निगल जाता हो। इतना खतरनाक पिशाच है और हम उसकी सच्चाई जानने के लिए उस घर के अंदर जा रहे थे। अब मैंने लिप्सी को कह दिया गेट नहीं खोलेंगे, पीछे से वो झाड़ सा लगा हुआ है ना, वहाँ कंटीली तार काफ़ी नीचे है, उसके ऊपर से हम फांद कर अंदर जा सकते हैं और फांद कर बाहर आना भी तो बहुत ज़्यादा आसान है। उस तरफ से जाते हैं। जैसे ही हम उस घर की पिछली साइड गए, वो जो झाड़ लगा हुआ था वो काफ़ी छोटा था, छलांग लगाने तक की ज़रूरत ना पड़ती हमें। वहाँ एक फट्टा पड़ा था जो काफ़ी ऊंचा था, उस पर चढ़े हम। अंदर वाली साइड भी ईंटें पड़ी थी, उस पर पैर रखा आसानी से अंदर बिना आवाज़ किए। उसको शक तक ना हुआ, वो तो टक टक मांस को काटे जा रहा था। अब हम घर के अंदर देखना चाहते थे, लेकिन घर में जितनी भी खिड़कियां थीं, हर एक खिड़की के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। उन पर्दों को बाहर से हिलाया नहीं जा सकता था, किसी खिड़की को खोला नहीं जा सकता था। हम उस घर के इर्द गिर्द घूमने लगे थे, वो भी छिपते छिपते। हमें घर के अंदर देखना था, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, हर चीज़ जाननी थी। और लिप्सी की कांपती हुई टांगें मुझे बार बार महसूस होती रही। जब भी वो बहुत ज़्यादा डर जाती, मुझसे चिपक जाती। अब क्या ही बयां करूं उस फीलिंग को। खुशी भी बहुत होती और मैं डर भी बहुत ज़्यादा जाता। ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और घर के बिल्कुल पिछली साइड एक छोटी सी झोंपड़ी भी बनी हुई थी। वो झोंपड़ी घर के साथ सटी हुई थी और पास में ही छोटी सी सीढ़ियाँ भी पड़ी थी। इन सीढ़ियों के सहारे उस झोंपड़ी के ऊपर चढ़ा जा सकता था और झोंपड़ी के ऊपर चढ़ते ही हम दूसरी मंजिल तक पहुंच सकते थे। ऊपर वाली खिड़कियां खुली थी, पर्दा नहीं लगा हुआ था वहां पर। मैं लिप्सी को कहने लगा था, मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाता हूँ, फिर अंदर देखने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, अंदर मत देखना, कहीं पकड़कर उसने खींच लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, खींचेगा नहीं। लिप्सी बार बार मेरा हाथ पकड़े जा रही थी, मुझे मना किए जा रही थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। इस रहस्य को तो सुलझाना ही था, इस जगह का डर तो ख़त्म करना ही था। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ा, इसके बाद उस झोंपड़े पर चढ़ गया। झोंपड़े पर धीरे धीरे चलता हुआ मैं आगे बढ़ा और खिड़की के पास पहुंच गया। ठक ठक की आवाज़ नीचे से आ रही थी, यानी कि ऊपर कोई नहीं था। मैं घर के अंदर देख पा रहा था, अच्छे से घर सजा रखा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई रहता हो। मैंने लिप्सी को इशारा किया, आओ ऊपर आकर देखो। लिप्सी भी ऊपर आ गई थी। इसके बाद हम दोनों अंदर देखे जा रहे। वो मुझे कहे जा रही, वो देखो देखो वहां पर वो तलवारें सी पड़ी हैं, वो चाकू पड़ा है, पुरानी बंदूकें, देखो तो सही उसने क्या क्या सामान रखा हुआ है। सच में एक तरफ रखा हुआ सामान डराने वाला था, जादू टोने वाला सामान पड़ा था। नींबू पड़े थे जिनमें सुइयां घुसेड़ी गई थी। दीवारों पर लहसुन की छोटी छोटी पोरियों को टांगा गया था। इस तरह बनाया गया था वो कमरा जैसे किसी शैतान का हो, जैसे कोई जादू टोना करने वाला यहाँ पर रहता हो। ये जो पिशाच होते हैं, ये अपनी शक्तियों से पिशाच बनते हैं। साधारण आत्मा को पिशाच बनने में बहुत समय लगता है और इसी तरह ये भी पिशाच बना होगा। अब इसके बारे में और जाने या ना जाने, मैंने लिप्सी की तरफ देखा। अंदर जाएं? लिप्सी ने कहा नहीं नहीं, पागल हो क्या, अंदर जाओगे, अगर वो ऊपर आ गया तो। मैंने कहा नहीं, वो नीचे ही है, चलने की आवाज़ नहीं आ रही, टक टक की आवाज़ नहीं आ रही नीचे, सुना नहीं तुमने? उसने कहा नहीं नहीं, नीचे से अगर वो ऊपर आ गया ना तो तुम्हें भी वो मार देगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, देखो बहुत समय बाद मेरा कोई दोस्त बना है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा था, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और मुझे घर के अंदर जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसे कहा तुम ऐसा करो, खिड़की पर खड़ी रहो, तुम खिड़की पर खड़ी रहना, मैं घर के अंदर जाता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि सबने कहानियाँ ही सुनी है ना, देखा तो किसी ने नहीं है। बाकी बस बुजुर्ग ऐसे पागलों वाली कहानियाँ बनाते रहते हैं, मुझे लगता है ये कुछ और है,
अंदर जाकर देखना होगा मुझे। मैंने लिप्सी को समझा दिया था, अगर मैं चीखा या कोई ऐसी आवाज़ आई जिससे तुम्हें लगे मुझे खतरा है तो यहाँ से भागना और लोगों को बता देना। लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बच जाऊँ। लिप्सी उस खिड़की पर ही खड़ी थी और मैं खिड़की के सहारे अंदर चला गया था। अब उस कमरे में एक एक चीज़ को हाथ लगाकर मैं देखे जा रहा। मोमबत्तियाँ जला रखी थी उसने। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकलने का समय था। दरवाज़ा खोला मैंने। पीछे से लिप्सी आवाज़ें लगाकर कहे जा रही, हल्की सी आवाज़ में इशारे कर रही थी, मुझे रोकना चाहती थी। मैं रुकने वाला नहीं था। वो दरवाज़ा खोला मैंने, मैं दूसरे कमरे में चला गया था। नीचे से मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो टक टक की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। तभी मैं दूसरे कमरे में था और सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे नीचे से कोई भाग कर ऊपर चढ़ रहा हो। बड़ी तेज़ आवाज़ थी, ठक 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 ठक। बड़ी जल्दी वो ऊपर आ गया था। अब खिड़की वाले कमरे में नहीं था मैं दूसरे कमरे में था और बीच में ही तो वो सीढ़ियों वाला रास्ता था। अब उसके पार निकलना था मुझे और मैं बेड के बिल्कुल नीचे छिप गया। मैं उससे बचना चाहता था क्योंकि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। मुझे दूसरे कमरे में जाना था। मैं बाहर तभी निकल पाऊंगा जब खिड़की के सहारे बाहर जाऊंगा। वो आदमी दूसरे कमरे में गया था। वो कुछ देर वहां पर रहा और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ इस कमरे में आया। मैं बेड के नीचे छिपा हुआ उसके पाँव देख पा रहा था। उसके पाँव, उसने चप्पल पहन रखी थी लेकिन उसके नाखून बड़े थे। उसका अंगूठा भी एक टूटा हुआ लग रहा था। गंदे से पैर थे उसके, लेकिन शायद अभी वो पिशाच के रूप में नहीं आया होगा, या वो पिशाच है ही नहीं, बस एक साधारण बूढ़ा आदमी है। अचानक उसने ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मेरी सांस में सांस आई। उसे पता नहीं चला। ठक ठक की आवाज़ आई और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तब मैं और भी ज़्यादा शांत हो गया। शुक्र है उसे पता नहीं चला। साधारण इंसान ही है वो कोई पिशाच विशाच नहीं है। सांस चढ़ी हुई थी मुझे। धीरे से मैं बेड से बाहर निकला। मैंने वो दरवाज़ा खोला। धीरे धीरे पैर सरकाता हुआ मैं दूसरे कमरे के पास ही पहुंचा था। ठक ठक की आवाज़ आई। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, नीचे से देख रहा था वो। उसे पता था मैं उस कमरे में हूँ। अब उसके एक हाथ में चाकू, ये चांदी का चमकता हुआ चाकू था, दूसरी हाथ में एक किताब सी थी। वो भागता हुआ मेरे करीब आया और मैं बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे को खोल पाया। धक्का दिया था मैंने, जैसे उसने लॉक लगा दिया हो। मैंने वो लॉक ही तोड़ दिया। धक्के से वो दरवाज़ा तोड़ा और सामने खिड़की पर लिप्सी नहीं थी। वो तो डर कर भाग गई होगी जब पिछली बार वो इस कमरे में आया था। मैं अब खिड़की के सहारे बाहर भागना चाहता था और मेरा पैर फंसा और मैं वहीं पर गिर गया, खिड़की के बिल्कुल नीचे। और मैं ऊपर उठता उससे पहले उसने अपनी वो टांगे मेरे ऊपर पसार दी थी और हाथ में चाकू लिए मेरी सांस रोक दी थी उसने। मुझे लगा अब मरा मैं चीखा था एक तेज़ आवाज़ में। तभी उसने वो चाकू मेरी गर्दन के करीब रख दिया। मुझे लगा मैं गया, ये चाकू मेरी गर्दन के आर पार कर देगा, लेकिन उसने वो चाकू मेरे गर्दन को छुआ और वो घुसा नहीं रहा था। चाकू मेरी गर्दन को बार बार छूता और हैरानी से देखने लगता। फिर उसने वो चाकू मेरे माथे को छुआ, फिर वो हैरान होकर देखने लगा। उसके बाद उसने मेरी छाती पर वो जो टी शर्ट थी उसके बटन खोल दिए। छाती पर मेरे चाकू रख दिया उसने, जैसे कोई जादू टोना करने वाला हो। उसके हाथ में वो किताब थी। मैं किताब को देख तक नहीं पा रहा था, मेरा ध्यान सिर्फ उसकी आंखों की तरफ था। उसने वो किताब मेरे सर पर मारी, बड़े ज़ोर से मारी थी। उसके बाद मेरी आंखें चुंधिया सी गई। जब मेरी नज़र उसकी आंखों की तरफ पड़ी, वो थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा कन्फ्यूज सा, समझ नहीं पा रहा था। फिर से उसने वो किताब मेरे माथे पर मारी। फिर से मेरी आंखें थोड़ी चुंधिया सी गई। बड़ी ज़ोर से किताब मारी थी। वो हैरानी से देखता रहा और उसके बाद चाकू उठाकर वो पीछे हो गया। वो 4 कदम पीछे हुआ था और हैरान होकर देखे जा रहा था। तभी उसने कहा था, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं मौका देख चुका था। मैं खड़ा हो गया। बताता हूँ।
जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैं खिड़की के पास था। खिड़की खुली थी। मुझे लगा यही मौका है, सवाल जवाब करूंगा तो मरूंगा। खिड़की से पीछे की तरफ छलांग लगा दी थी मैंने। इकट्ठा सिमट सा गया था तो खिड़की से निकला सीधा उस झोंपड़ी पर। जैसे ही उस झोंपड़ी पर गिरा, घिसटते घिसटते मैं नीचे घास पर गिर गया। घास पर गिरते ही मैंने बाहर भागना शुरू। बाहर लिप्सी मेरा पहले से इंतजार कर रही थी और वो बूढ़ा ऊपर से देखता रहा, नीचे ना उतरा। मैं उस झाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाकर भागा था और सांस चढ़ी थी मुझे। लिप्सी को लेकर मैं सीधा अपने घर में। अब अपने घर की खिड़की से मैं बाहर देखे जा रहा और वो बूढ़ा अपनी खिड़की से हाथ में किताब और चाकू लिए मेरी तरफ देखता रहा। डर गया था मैं। मुझे लगा अब यहाँ मैं बचूंगा नहीं, वो मेरा पीछा ना करे। यार गलती करती मैं तो पकड़ हो गया। किसी तरह मैं जिंदा बच गया था। जैसा लिप्सी कह रही थी वैसा मेरे साथ नहीं हुआ था। अब लिप्सी का भी कहना था, मैं चलती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे उससे बहुत डर लगता है, वो मुझे मार ना दे, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद मैं घर से बाहर निकला और लिप्सी को उसके घर तक छोड़कर आया। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था अकेला, खिड़की के ऊपर से झांक रहा वो बूढ़ा अब भी मेरी तरफ देखे जा रहा। अगर वो पिशाच है वो हमला कर सकता था, लेकिन नहीं, अब तक वो बस देखे जा रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया था, बार बार झांकता रहा और वो बूढ़ा हमेशा मुझे खिड़की पर ही नजर आता। सुबह का वक्त हो चला था 5 बजे। थोड़ी थोड़ी रोशनी सी होने लगी थी और उसके बाद उसके घर का दरवाज़ा खुला था खट करके और मैं घबरा गया। खिड़की पर पहुंचा तो वो चलकर मेरी तरफ आ रहा था, हाथ में चाकू, गले में माला। उसने बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब सी पहन रखी थी। हाथ में किताब लिए चलकर आ रहा था मेरे घर की तरफ। रोशनी में उसे ताकत मिलती है और वो रोशनी में मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कोई अपने घर के अंदर सिमटा हुआ, दुबका हुआ बाहर नहीं निकलेगा। मैं क्या करूँगा अब? वो सीधा चलता हुआ मेरे घर के करीब आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। ठक 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 ठक। मेरे दिल की धड़कन उसके दरवाजे खटखटाने की रफ्तार से भी तेज़ थी। मुझे लगा वो अब मुझ पर हमला करने के लिए आएगा। वो हथियार लेकर क्यों यहाँ पर आया है? क्या वो मुझे शिकार बनाने के लिए आ रहा है? जादू टोने से मुझ पर कोई तंत्र विद्या करने के लिए आ रहा है? मैं चीख रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं चीखे जा रहा था पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मैं क्या करता? मैं डरा हुआ मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा था मैंने। कांपते कांपते मैंने 911 पर कॉल कर दी थी। लड़की पूछ रही थी क्या हुआ। मैंने बात घुमाकर कहा, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, जल्दी यहाँ आइए, मुझे बचाइए। मैं बस उससे बचना चाहता था और वो पुलिस वाली ने भी कह दिया, जल्दी पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी 15 मिनट में। और 15 मिनट वो आदमी रुकने वाला नहीं था। दरवाजे पर कंधे मारने लगा था और अचानक उसने उस खिड़की पर पत्थर मारा और खिड़की टूट गई। पूरी खिड़की तोड़ डाली थी उसने और हाथ में मैं वो बड़ा भारी डंडा पकड़े उस पर हमला करने के लिए बेवकूफ़ों की तरह खड़ा था। खिड़की खोलकर उसने अंदर सर डाला और कहा, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी वो भारी आवाज़ ने मुझे डरा दिया। नहीं, मैं बाहर नहीं आने वाला, मैं नहीं बाहर आऊँगा, देखो पुलिस आने वाली है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहने लगा, तुमने पुलिस को फ़ोन किया, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं और ज़्यादा घबराता गया। देखो मुझे मत मारो, देखो मुझे मत मारो, मुझे वहाँ मत लेकर जाओ। और उसने खिड़की से कहा था, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, पागल हो तुम भी उनके बातों में आ गए। मैं अब सोच में पड़ गया था। नहीं, मैं उनकी बातों में नहीं आया। बस जब तक पुलिस नहीं आती मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। वो कहने लगा, पुलिस को फ़ोन किया तुमने? पुलिस को फ़ोन किया, ठीक है, इंतज़ार करता हूँ मैं पुलिस के आने का। और उसके बाद सब कुछ सच सच बताना, सच सच बताना, कुछ छिपाना मत। मैं डरता डरता कहने लगा था, सच छिपाया कुछ नहीं मैंने सारा सच बताया। उसने कहा, कौन सा सच, क्या बताया? बस दरवाजे पर तो खड़ा था मैं,
बस खिड़की ही तो तोड़ी है। क्या बताया? पुलिस को क्यों बुलाया तुमने? मैं उससे बहस नहीं कर सकता था, बस इंतज़ार कर सकता था। जैसे ही पुलिस की वो गाड़ी वहाँ पर पहुँची, वो आदमी बाहर खड़ा था और मैं अंदर से, पकड़ो इसे, ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे मारना चाहता है। और वो पुलिस वाले ने जल्दी से उसे जकड़ लिया। जैसे ही उसे पकड़ा, मैं जान गया था पुलिस अब इसे पकड़ चुकी है। अब ये छिपने वाला नहीं, ये पिशाच काबू में आ गया है। मैं बयान दूंगा कि ये मुझे मारना चाहता है। मैं घर से बाहर आ गया। इसके बाद मैं पुलिस वाले को कहता रहा, ये मुझे मारने के लिए आया था। दोनों पुलिस वाले उसे पकड़े हुए थे और वो बूढ़ा आदमी। मैं कब तुम्हें मारने के लिए आया? पूरा सच बताओ, क्या क्या हुआ, पूरा सच बताओ इन्हें। मैंने बताना शुरू कर दिया। इसे सब पिशाच कहते हैं। ये लोगों को मारता है घर के अंदर ले जाकर। कल मैं इसके पास गया था, घर के अंदर लिप्सी मेरे साथ थी। तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे टोकने लगा, लिप्सी, सुनो इसकी बातें। लिप्सी कहाँ पर रहती है? लिप्सी? मैंने कहा वो पीछे वाले घर में। उसने कहा, सुनिए ऑफिसर, ये कह रहा है वो लिप्सी पीछे वाले घर में रहती है। और किसने कहा कि मैं पिशाच हूँ? मैंने कहा ये वाले घर ने, वो वाले घर में। वो आदमी ने कहा मुझे, वो पीछे वाली औरत ने कहा, रात को जब वो मिलते हैं हर कोई इससे डरता है, ये कई लोगों को मार चुका है। मेरी ये बात सुनते ही उन पुलिस वालों ने उस आदमी को छोड़ दिया, उसे ढीला किया था और मैं कांप रहा था। पकड़िए इसे, आप इसे पकड़ क्यों नहीं रहे? उसके बाद वो बूढ़े आदमी ने कहा था, चलो चलो मेरे घर, सब बताता हूँ। मैं पुलिस वालों की तरफ देख रहा था, वो कर क्या रहे हैं। तब पुलिस वाले ने कहा था, नहीं, अपने घर में नहीं, ये डर जाएगा, इसके घर में चलते हैं, तब इसे पूरी बात बताते हैं। इसके बाद सब मेरे घर में आ गए थे। वो बूढ़ा आदमी सामने बैठा, जैसे चुप करके मेरी आंखों की तरफ देखी जा रहा। फिर पुलिस वालों ने जो जो बताना शुरू किया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है यहाँ जो घर है, यहाँ पहले गैस पाइप निकला करती थी बिल्कुल पीछे, और उसमें से गैस लीक हुई थी, जिस कारण यहाँ कुल 200 लोग मारे गए थे। यहाँ स्ट्रीट में रहने वाला हर कोई जैसे मौत के घाट उतरा था। कई लोग बच पाए थे जो यहाँ से भाग पाए थे, बाकी मारे गए थे। वहाँ माना जाता है उनकी आत्मा अब भी भटकती है, लोगों को रात को नजर आती है, दिन के वक्त नजर नहीं आती। और ये बूढ़ा यहाँ पर रहता है जिसके पोते की मौत, ये बूढ़ा यहाँ पर रहता है जिसके पोते की मौत हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ छोड़ना नहीं चाहता जगह। सबका कहना है कि यहाँ भूत दिखते हैं, इस बूढ़े को भी दिखते हैं, लेकिन ये कभी छोड़कर भागा नहीं। जितने लोग यहाँ पर रहने के लिए आए, हर कोई इस बूढ़े को पिशाच कहते हैं, क्योंकि रात को जिन्हें भी वो आत्माएं नजर आती हैं, वो बहकाती हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो मर चुके हैं। वो डरते रहते हैं इससे, जिंदा इंसान से, क्योंकि कुछ थे जो बुरे थे, उन्हें इसने शाप से निकाल दिया। ये बूढ़ा अब मुझसे बात करने लगा था। मैंने कई बुरे लोगों की आत्मा को शांति दी। मेरे हाथ में ये किताब देखो, बाइबल है। जब मैं तुम्हारे माथे पर मार रहा था, छाती पर वो चांदी का चाकू रखा था, मुझे तभी मालूम हो गया था तुम इंसान हो, तुम इनकी बातों में आ गए होगे और यहाँ जानने के लिए पहुँच गए, हिम्मत वाले हो। तब मैं समझ गया था तुम्हें सच बताना होगा, लेकिन सुबह तुम इतने ज़्यादा डर गए, मुझे लगा तुम रात को डरते होगे, तुम तो दिन के वक्त ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी मैं इंतज़ार करने लगा कि पुलिस आएगी, और अब पुलिस आ गई। समझ रहे हो ना, यहाँ जो तुम्हें रात को दिखते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो मर चुके हैं, और मैं वो हूँ जिस पर कई आत्माओं ने हमला किया था, और जो हमला करने वाली बुरी आत्माएं हैं मैंने उन्हें छुटकारा दे दिया। मैंने बाइबल से उनकी आत्मा को शांति दे दी। बाकी जो अब तक समझ नहीं पा रही हैं कि वो मर चुके हैं, वो मुझसे डरते हैं। कुछ ने देखा है मुझे एक्सोर्सिज्म करते हुए, उन्हें लगा मैं उन्हें मार रहा हूँ। मैं मार नहीं रहा था, उनकी आत्मा को शांति दी है। और जो लोग अब भी यहाँ भटक रहे हैं, मैं उन्हें तंग नहीं करता, इसीलिए रात को निकलता नहीं। मुझे लगा था तुम भी कोई आत्मा हो जो मुझ पर हमला करने के लिए आ रही है, तो मैं तुम्हारे साथ भी एक्सोर्सिज्म करना चाहता था। फिर समझ में आया तुम तो भटके हुए हो। वो लड़की, तुम्हें उस लड़की ने भटकाया होगा। उस बेचारी को अब तक समझ में नहीं आया कि वो मर चुकी है। वो तो मुझसे डरती है, और मुझे पता है वो मासूम लड़की, मैं उसके दादा को जानता हूँ।
उसका दादा बेचारा अब भी जिंदा है और वो उसे बहुत याद करता है, लेकिन यहाँ आना नहीं चाहता। वो उसे दुख देना नहीं चाहता। ये बातें सुनकर मैं हैरान और परेशान था। वो पुलिस वाले तो चले गए, अब मैं उस बूढ़े आदमी से डर भी नहीं रहा था। उसकी मुस्कुराहट में मुझे सच्चाई का पता चल गया था। और जैसे ही पुलिस वाले गए, घरों के अंदर से झांकते हुए वो चेहरे, वो इंसानों के चेहरे नहीं, भूतों के चेहरे थे। अनजान भूत प्रेत जिन्हें पता तक नहीं उनकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। निकलते हैं वो रात को, वो डरते हैं उस बूढ़े से, और वो भी उन्हें परेशान नहीं करता। दिन के वक्त निकल जाता है, हाथ में वो चीज़ें लेकर, चाकू वगैरह लेकर, ताकि कोई आत्मा उस पर हमला ना कर दे, बस उससे बचने के लिए। मैं अब नहीं जानता मुझे यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं, लेकिन वो रात डरते डरते मैं बाहर निकला था। किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। वो तो मुझसे जानना चाहते थे रात को क्या हुआ। कई लोग शायद जिन्हें पता था कि वो पिशाच नहीं इंसान है, वो तो बात करने आए ही नहीं। लेकिन लिप्सी की आंखों में मैं देख पा रहा था मैं जिंदा हूँ। वो खुश थी, लेकिन मैं जिंदा हूँ वो नहीं। कैसे बताता मैं उसे? मैं रोते रोते उससे कह रहा था, मैं यहाँ मैं नहीं रह सकता। उसने कहा, क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं रह सकते? तुम बच गए। मैंने अपने पापा से बात की है, तुम्हें पीछे वाला घर मिलेगा, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैंने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं उसे सच बताना नहीं चाहता था, इसीलिए बहाना लगाकर मैंने घर से सारा सामान निकलवाया। उस रात मैंने उसे रोते हुए देखा था, लेकिन मैं किसी प्रेत आत्मा को भी परेशान नहीं कर सकता था। मैं आज भी याद करता हूँ उस घटना को, कैसे वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दिन थे, और किसी का दिल भी मैंने तोड़ा था जिसका मैं कभी हो नहीं सकता था। मैं नहीं जानता मेरी जगह आप होते तो क्या करते, लेकिन शायद जो मैंने किया वही आप करते, है ना? क्या आप भी मेरी तरह ही हैं?